अस्सलाम वालेकुम। F7 का लेक्चर 2 आज हमने स्टार्ट कर दिया जी। अच्छा जी, कल हमने थोड़ी सी बात की थी ओरिएंटेशन को लेकर, थोड़ी सी कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या होता है और कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी बुक्स को हम यूज़ करेंगे। लेकिन साथ साथ मैंने कहा था थोड़े बहुत हम नोट्स अपने चलाते रहेंगे। तो आज भी आपको जो हैंड आउट मिलेगा उसके अंदर आपको F3 में पड़ी हुई चीज़ों की थोड़ी सी रिवीजन करवाई जाएगी, ठीक है। तो हैंड आउट अभी आपके पास आ जाता है। तो मैंने इसमें बेसिकली एक सादा सा सवाल उठाया है जो कि बिल्कुल भी F7 के लेवल का नहीं है, बल्कि F3 के लेवल का ही होगा। कंपनी के अकाउंट आपने बनाने सीखे हुए हैं, ठीक है, सादा सा। तो इस सवाल के अंदर बस हमने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंजेस इन इक्विटी, ये 3 चीज़ें बनवा दूंगा मैं, ठीक है। इसके फॉर्मेट को हमने एक तरह से रिवाइज करना है। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार वापस ज़रा बंदा आ जाता है कि बैलेंस शीट में ये आइटम्स इस तरह से नज़र आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में ये, ताकि फिर हम फाइनल अकाउंट्स मेन जो करना है, जो मैंने इसे कल प्लान में आपको शेयर किया था, उस तक पहुंचने से पहले जितने टॉपिक्स हमने करने हैं जो कि उसके अंदर एडजस्टमेंट्स के तौर पे आते हैं, IAS 16 हो गया, IAS 38 हो गया, IFRS 9 हो गया, IAS 12 हो गया, तो ये जितने टॉपिक्स हम करें ताकि ये टॉपिक्स के अंदर हम एक्सट्रैक्ट्स बनाते रहें कि इनकम स्टेटमेंट में ये चीज़ यहाँ नज़र आनी है, बैलेंस शीट में ये चीज़ यहाँ नज़र आनी है, ताकि फाइनल अकाउंट्स पे जब हम पहुँचे, जो इस पर्चे में आना है आपके, उसके लिए फिर हम उन टॉपिक्स को भी अलग पढ़ चुके हों और फाइनल अकाउंट्स के सवाल के अंदर फिर उनको इनकॉर्पोरेट करना भी हमें पहले से ही आता हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, माशाल्लाह से डेबिट क्रेडिट का तो आपको अंदाज़ा होगा ही, ठीक है। तो अकाउंटिंग के अंदर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट है, बिल्कुल आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, बड़े हो गए आप इक्विटी कहेंगे, कैपिटल भी कहते थे पहले आप, इनकम्स और एक्सपेंसेस, ठीक है जी। जी, हैंड आउट दे दें भाई, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बिल्कुल आपको बेसिक्स पे डबल एंट्री नहीं सिखा रहा, डबल एंट्री तो हम हर टॉपिक की इंशाल्लाह सीखते ही रहेंगे जैसे जैसे चलेंगे। बहरहाल थोड़ी सी अगर बात करें इनकी नेचर की, तो जो एसेट्स होते हैं उसकी नेचर क्या होती है जी? डेबिट नेचर के होते हैं, ठीक है भाई। वहाँ बैठो, ये इधर आगे बैठो, मैं बताता हूँ, एक मिनट। इसमें जी माजरत, भाई ने पॉज करवा दी थी वीडियो, भाई की बैटरी में को मसला बन गया था। अच्छा जी, मैं आज कर रहा था कि एसिड्स की नेचर क्या होती है? डेबिट। तो इनके अंदर जो बढ़ना होता है उसको डेबिट किया जाता है, इनकी कमी को क्रेडिट। लाइबिलिटीज की नेचर, ये क्रेडिट नेचर की होती है, बढ़ना क्रेडिट और कम होना डेबिट। ऐसे ही जरा थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि सामने बैठी हुई जो जनता है वो किस लेवल पे फिर रही है। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है आप लोगों का लेवल, भाई साहब 3 महीने पहले ये एग्जाम्ट वाले इस तरह से बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से अच्छे हैं, लायक बच्चे हैं, मुझे पता है, बट मेरी अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है। इक्विटी के अंदर आपको पता है शेयर कैपिटल, जो ओनर घर से पैसे लाए, शेयर प्रीमियम अगर फेस वैल्यू से ऊपर लाए, रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट इकट्ठे हुए पड़े हैं, और कुछ रिजर्व होते हैं जैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व है, या आप पढ़ेंगे अब IFRS 9 फेयर वैल्यू रिजर्व एक आएगा उसके अंदर, तो OCI के कुछ आइटम जो इक्विटी में जाते हैं। तो इक्विटी की नेचर क्या है? इसकी भी नेचर क्रेडिट है, तो इसमें भी कोई चीज़ बढ़ेगी, इन आइटम्स में कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो क्रेडिट और कम होगी तो डेबिट। इनकम्स PNL का आइटम है, इनकम्स में आपकी मेन इनकम रेवेन्यू पूरा स्टैंडर्ड है इसके ऊपर, और अदर इनकम्स जो आपकी मेन कोर एक्टिविटी की इनकम नहीं होती। बहरहाल इनकम तो इनकम है, असली हो या नकली, है जी। तो इनकम्स क्या नेचर है इनकी? ये क्रेडिट नेचर की है, ये बढ़ने पर क्रेडिट और कम होने पे डेबिट हो रही होती है। और एक्सपेंसेस डेबिट नेचर के होते हैं, ठीक है, ये बढ़ने पर डेबिट और कम होने पर क्रेडिट होते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, उसके बाद मैं पहले आपके साथ सिर्फ फॉर्मेट को डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि क्या फॉर्मेट हमारा इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर चेंज आपको लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, होगा नहीं इंशाल्लाह F3 और F7 के अंदर। तो
हम एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात करें, देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सेट है, एक कंप्लीट सेट है जिसके अगेन 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, SOCI, इसमें 2 चीजें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम होती है। वेरी गुड। PNL होता है और OCI। इंशाल्लाह मजा आएगा, बच्चे ताज़ा पढ़ के आए हो ना, मजा आता है। अच्छा, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसको आप बैलेंस शीट कहा करते थे, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये जो ऊपर मैंने आपको इक्विटी बताया, इक्विटी के आइटम्स हैं जितने भी 4-5 आपके सिलेबस में, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस और फेयर वैल्यू रिजर्व, और कोई अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, तो ये जो इक्विटी के आइटम्स हैं उनकी मूवमेंट हमने दिखानी होती है। अच्छा, हमारा मॉडल क्या चलेगा ये मैं आपको बता दूं, वैसे इत्तेफाक से पहली क्लास में बताना चाहिए था, बताया नहीं। तो यहाँ पे हम ये बोर्ड, वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्लास वाला एनवायरमेंट ही फील होगा, स्क्रीन नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो क्लास के अंदर ही हम ये बोर्ड भी यूज़ कर रहे होंगे, मेरा ये आधा बोर्ड और ये आधा भी ये मेरा बोर्ड ही है, ठीक है। तो हम इसको इस तरतीब से चलाएंगे इंशाल्लाह। सवाल हम वही सॉल्व करेंगे, लेकिन वर्किंग्स आपके सामने यहाँ पे भी हो रही होंगी जब जगह खत्म हो जाएगी, और सवाल आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर पढ़ा भी जा रहा होगा, ठीक है। खैर, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ये भी हम बनाना सीख कर आए हैं और मजीद यहाँ पर बनाना सीखेंगे, चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपके सिलेबस के अंदर है, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी, और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये कंप्लीट नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपसे मांगता नहीं है, इनफैक्ट वो कह दिया करता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन सिलेक्टेड नोट्स हम थोड़े बहुत हर टॉपिक के जो रिक्वायर्ड हैं वो बना लिया करेंगे साथ साथ। PP का हो गया, IS8 का हो गया, जो रिलेटेड नोट्स हैं थोड़े बहुत वो हम बनाएंगे, ठीक है। और इस नोट्स के अंदर बस सिलेक्टेड नोट्स बनाएंगे। तो अब आज जो मैंने आपको रिवाइज करवाना है वो ये 3 आइटम्स को करवाना है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और चेंजेस इन इक्विटी। एक सादा सा सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि F7 के जो सवाल हैं उनमें बात ही शुरू होगी तो सादे से सादे सवाल में भी रीवैल्यूएशन ज़रूर होगी। अच्छा, रीवैल्यूएशन आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन मुझसे तो नहीं ना पढ़ी हुई, यानी मैंने तो नहीं ना पढ़ाई अभी तक। तो मैं इसलिए 2 सवाल आज रीवैल्यूएशन के भी लेकर आया हूँ, 2 से 3 देखते हैं, कोई एक आधा कर लेंगे, बाकी कोई आपसे 1-2 करवाऊंगा, कल उनमें से कोई एक आधा फिर डिस्कस करके फिर हम प्रॉपरली किसी एक टॉपिक को पकड़ लेंगे। IS 16 को पकड़ लेंगे, IS 38 को पकड़ लेंगे, जो भी टॉपिक हमने करने हैं फाइनल अकाउंट से पहले, ठीक है। तो 5-6-7 टॉपिक्स हम कर लेंगे, अच्छा साइजेबल पोर्शन कर लेंगे, फाइनल अकाउंट्स उससे बाहर ना जा रहे होंगे। कोई एक का दुक्का चला भी गया तो खैर है, वो बाद में बंदा कर लेता है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बाद में तो कुछ छोड़ना है। तो फिर हम जब फाइनल अकाउंट्स करने के काबिल हो जाएंगे तो फिर इन कुछ स्टैंडर्ड्स के बाद हम फाइनल अकाउंट्स में मूव करेंगे, ऐसे फिर थोड़ा सा हम मिक्स करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ फॉर्मेट्स डिस्कस करना चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा कि यहीं पर ही आपके सामने रहें, ताकि बवक्ते ज़रूरत सनद रहे और काम आए, इसलिए लिख लिया करता हूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, इसके 2 पोर्शंस होते हैं, ठीक है जी। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, PNL, ठीक है जी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसके अंदर आपके सारे रियलाइज्ड गेन्स, इनकम्स, एक्सपेंसेस जो आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप बात शुरू करते हैं। बहुत बचपन में अगर आपने थोड़ी तफसील से लिखा भी था चीज़ों को यहाँ पर, तो यहाँ पे इस लेवल F7 के लेवल पे आके आपने वो तफसीलें यहाँ पे मुंह के ऊपर नहीं लिखनी। जैसे सेल्स, बस सेल्स ही है। अब अगर सवाल में सेल्स के साथ सेल रिटर्न भी आ रही है, कोई और भी आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है आपके लॉ के हिसाब से, तो उसके लिए कोई आपको वर्किंग करनी है तो वो आप नोट्स में जाकर करेंगे। आप फेस के ऊपर सिर्फ एक सेल्स की फिगर लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर नोट्स रिक्वायर्ड नहीं है तो आप ब्रैकेट में भी सेल लेस सेल रिटर्न कर दें तो हर्ज नहीं है। उसके बाद इसमें से लेस किया करते हैं आप कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बचपन में आपने इसको ऐसे बनाना सीखा होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
प्लस कैरेज वगैरह, लेस रिटर्न्स वगैरह, लेस क्लोजिंग और कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल आ गया, जिसको सेल में से माइनस करके आप जीपी पे पहुंचे। तो ये जो कहानी आपने सारी की है, ये भी अब आप नोट्स के अंदर करेंगे। तो लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये नोट नंबर 1 बन जाएगा। तो नोट्स में जाकर मैं फिर इसको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज लेस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचाऊंगा। नोट्स में वर्किंग लिख लेता हूँ, वर्किंग में, ठीक है। तो इसकी वर्किंग करके हम एक फिगर यहाँ पर लेकर आएंगे कॉस्ट ऑफ सेल की। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ, सवाल को कैसे टैकल करेंगे, सवाल को करने का हमारा तरीका, वारदात क्या होगा, अभी मैंने वो आपको नहीं बताया, ठीक है। वारदात का तरीका थोड़ी देर में, अभी सिर्फ याद कर लें जरा फॉर्मेट क्या था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें से लेस करते हैं सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कह लें, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गए। ठीक है जी। अगर इसमें भी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे खर्चे जो हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आते हैं। उसके अंदर आपके सेल्स डिपार्टमेंट के, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सैलरीज भी हो सकती हैं। अगर आपने शोरूम वगैरह सेल्स के लिए रखा हुआ है, वो रेंट पे लिया, उसका रेंट हो सकता है। अगर आपके अपने एसेट्स हैं, अपने डिलीवरी व्हीकल्स हैं, अपने बिल्डिंग्स हैं, अपने शोरूम्स हैं, तो उनकी डेप्रिसिएशन हो सकती है। तो हर वो खर्चा जो सेल्स डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, उसके रिलेटेड खर्चे आपके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर आने हैं। ये एक लाइन आइटम की इजाज़त है। अगर कोई डिटेल है तो वो वर्किंग में जाके आप लिख लेंगे डिटेल उनकी, ठीक है जी। फेस पे ये एक ही लाइन आइटम आपका आना चाहिए। IS1 की ये प्रेजेंटेशन है ना जी, तो फेस के ऊपर बस ये मोटे मोटे लाइन आइटम जो आपके लिए, अगर कोई डिटेल करनी है आपने तो कोई नहीं, एक दो हैं तो ब्रैकेट में ही आप ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है, वरना आप प्रॉपर वर्किंग करें जाके और उसको रेफर कर लें। फिर आपने लेस करना है एडमिन कॉस्ट को, एडमिन एक्सपेंसेस को, एडमिन कॉस्ट हेड ऑफिस रिलेटेड आप ACCA कर लेंगे। ACCA करने के बाद आप किसी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठे होंगे, तो आप कहाँ बैठे होंगे, आप हेड ऑफिस में बैठे होंगे। तो आपके हेड ऑफिस के अंदर आपके सेल्स, आपके ये HR डिपार्टमेंट है, आपका एडमिन डिपार्टमेंट है, आपका अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये सब लोग आपके मैनेजरियल जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ होता है, ये सारा आपका हेड ऑफिस में बैठा होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, आपके हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, HR की सैलरीज हैं, इनके कोई एसेट्स रेंट पे हैं तो एक्सपेंस, और अगर ओन्ड हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है। ऑडिटर ने आके ऑडिट किया, ऑडिटर की रेम्यूनरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी नज़र आती हैं एडमिन कॉस्ट के अंदर। जब आप GP में से ये ऑपरेशंस वाले कॉस्ट्स को, एक्सपेंसेस को माइनस कर लेते हैं, इनको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनको उर्फ आम में ये सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को उर्फ आम में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। तो जब आप GP में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो आप पहुंच जाया करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पर, ठीक है जी। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें आप लेस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आपने F3 लेवल के ऊपर जो पढ़ रखा है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन ही, आई थिंक, और तो नहीं है कुछ, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन या कोई बैंक चार्जेस वगैरह, बैंक कमीशन, ये खर्चे आ जाते हैं आपके फाइनेंस कॉस्ट में। लेकिन यहाँ पे अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं, आपने अगर लीज पे एसेट लिया है तो उस लीज्ड वाले एसेट का भी इंटरेस्ट जो है वो इसमें आ जाएगा। आप बड़े हो चुके हुए हैं, आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए हैं, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, कोई लोन नोट्स, कोई डिवेंचर्स आपने इशू किए हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी यहीं पे आएगा। कोई प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किए हैं, रिडीमेबल वाले, वो भी लोन होता है, उनका डिविडेंड वो यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ें अब ज़रा बढ़ रही हैं, लेकिन लाइन आइटम हमने एक ही रखा, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। उसके बाद ये माइनस कर दिया आपने। फिर अदर एक्सपेंसेस भी एक हेड होता है जिसके अंदर आप नॉन रिकरिंग नेचर की चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस, कुछ जगहों पर इसको जो है वो एबनॉर्मल आइटम्स या कुछ इस तरह से स्पेशल आइटम्स कह के भी लिख दिया जाता है। अदर एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, हर वो खर्चा जो रूटीन का नहीं है, जैसे कि आपके
फिक्स्ड एसेट्स को आपने बेचा, बेचने पे आपको आ गया लॉस। अब अगर तो ये फिक्स्ड एसेट आपका फैक्ट्री में था तो आपका दिल क्या कहेगा, इसका लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि फैक्ट्री के सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में पड़े हो। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है, अगर ये हेड ऑफिस का जनरेटर बेचा था तो इसका लॉस आपका दिल करेगा कि एडमिन में डाल दूँ। अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट का कोई डिलीवरी व्हीकल बेचा था, उस पर लॉस आया है तो आपका दिल करेगा इसको सेलिंग में डाल दूँ। लेकिन आपके दिल का क्या करें, दिल तो कुछ भी करता है, ठीक है। अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि देखें जी, ये एक कभी कभार होने वाला आइटम होता है। फिक्स्ड एसेट का मतलब ही क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब ही क्या है, कि आपने किसी एसेट को फॉर यूज इन बिजनेस रखा हुआ है, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, या किसी को रेंट पे देने के लिए रखा हुआ है, या एडमिन पर्पस के लिए रखा हुआ है। खरीदना बेचना तो इन्वेंट्री बना देता है चीज को। इवन आपके व्हीकल, अगर आप कार का शोरूम है तो व्हीकल आपके लिए कोई पीपीई तो नहीं बन जाएगा, आपने सेलिंग पर्पस के लिए उनको रखा तो आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है। तो इसलिए जो फिक्स्ड एसेट्स का डिस्पोजल होता है ये कभी कभार होते हैं, तो अगर उन पे कोई गेन आ जाए तो सेल्स में नहीं डालना, अदर इनकम में डालना है, और अगर उन पे कोई लॉस आ जाए तो वो आपने अदर एक्सपेंसेस में रख देना है। फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो ज़रा नॉर्मल आइटम्स नहीं होते, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होते, ठीक है, आपने उनको अदर एक्सपेंसेस में रख देना है। और इसी तरह से एक चीज़ आपने ऐड भी करनी है, वो क्या है जी, अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में आपका, मिसाल के तौर पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपने IAS 40 तो नहीं पढ़ा हुआ F3 में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं लैंड या बिल्डिंग को जो आपके बिजनेस के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि आपने उसको रेंटल्स के लिए रखा हुआ है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। आप जहन में सवाल आता है, जनरेटर अगर ले आए तो वो पढ़ेंगे स्टैंडर्ड जाके भी, तो जनरेटर एक मूवेबल आइटम है, वो पीपी ही रहेगा। ये स्टैंडर्ड IAS 40 जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लगता है, जिसमें सिर्फ शामिल है लैंड और बिल्डिंग। तो मैं मिसाल दे रहा था, अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग रखी हुई है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है आपकी, तो उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में एक मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल है। अगर उस फेयर वैल्यू पे मेजर करते हुए आपको फेयर वैल्यू गेन आ जाए तो अदर इनकम में रखना है, लॉस आ जाए तो अदर एक्सपेंसेस में रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से अदर इनकम्स के अंदर और क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम्स होती हैं जी। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपको उस पर डिविडेंड इनकम रिसीव हुई, ये आपकी अदर इनकम में आएगी। आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, जैसे इंटरेस्ट रिसीव किया, तो वो इंटरेस्ट इनकम आपकी अदर इनकम में आएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को माइनस करने के बाद, बस यही मोटे मोटे आइटम्स हैं, इनसे बाहर नहीं जाना, आप पहुंच जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। मैं PBT लिख दूं अगर आप लोगों की इजाजत हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड होनी है, ऐड लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, ओ हाँ, अच्छा, सॉरी आई एम सॉरी जी। अच्छा, उसके बाद अगर तुम कौन जाने, मैं सॉरी, आई एम सॉरी, तो PBT आ गया। अब अगली बात, इसमें से लेस करेंगे आप टैक्स एक्सपेंस को। किया टैक्स एक्सपेंस लेस आपने F2 F3 में, है जी, टैक्स एक्सपेंस लेस किया करते थे, एक सीधी फिगर होती थी, बस उसको आप लेस कर दिया करते थे। अब वो सीधी फिगर नहीं है, अब वो जलेबी की तरह सीधी हो जाएगी। मतलब अब टैक्स एक्सपेंस में दो चीजें हुआ करेंगी, एक करंट टैक्स, दूसरा आपने IAS 12 पढ़ना है यहाँ, ठीक है, एक करंट टैक्स, दूसरा डेफर्ड टैक्स, ठीक है। तो उन दोनों को मिलाकर, तो अगेन इसका भी नोट बनता है, बार वर्किंग या नोट हम बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स निकाल के उसके बाद फिर टैक्स एक्सपेंस की एक फिगर उठेगी, वो फेस पे आएगी, और ये माइनस करने के बाद आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना जी, ये मेरे बच्चों आपका जाएगा, यार अकाउंटिंग जरा आप साइड पे नहीं हो जाते, ठीक है जी। ये जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना जी, ये आपका भला कहाँ जाता है, सोच के बताना, ये आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा, वाली साइड पे नहीं जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा, बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग्स आर द प्रॉफिट्स दैट आर रिटेन्ड इन बिजनेस। बिजनेस ने कमाए हैं, ओनर्स को वापस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, रिटेन्ड हैं बिजनेस के अंदर ही, मजीद आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए री इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं साथ ही अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को ओपन कर लूं, ठीक है, ये फॉर द ईयर एंडेड बनेगी आपकी, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, लेट्स से 31 दिसंबर 2025 तो अभी दूर है, 24 कर लेता हूं मैं, है जी,
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24 बनी, तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 ही बनेगी। ठीक है, कंपनी का नाम ऊपर आपने लिखना है, वो सवाल जब आएगा तो कंपनी का नाम लिखेंगे। देखें 5 चीजें आपने हर स्टेटमेंट के बारे में लिखनी है। ठीक है, एंटिटी का नाम कंपनी एबीसी, ठीक है, एंटिटी का नाम आ गया, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, फाइनेंशियल पोजीशन है, चेंज इन इक्विटी है, कैश फ्लो है, वो लिखेंगे। रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन, ठीक है। रिपोर्टिंग करेंसी, अब आप लोगों की डॉलर, सीए वालों की रुपीस है जी, तो ये रिपोर्टिंग करेंसी। और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ जी 1000 में है, मिलियन में है या डॉलर्स में ही है, सिंपल। ठीक है, तो ये आपने हर आइटम हर स्टेटमेंट के लिए ये 5 चीजें लाजमी लिखनी है। रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, ये 5 चीजें पूरी कर लो। ओके, अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आपके इक्विटी आइटम्स की मूवमेंट है, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, नाम ही काफी है। वेव्स नाम ही काफी है या कोई और होता था? चलो, नाम ही काफी है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके कुछ आइटम्स आते हैं, जैसे कि मशहूर शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम भी होता है, देख लेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स है। एक मिनट, मेरे सवाल में अगर नहीं है शेयर प्रीमियम तो अभी नहीं लिखता, फिर जब आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, रीवैल्यूएशन, सरप्लस होता है और कोई और रिजर्व्स भी हो सकते हैं। बाकी टोटल का कॉलम एक इंटेग्रल पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, और अगर वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगे तो फिर टोटल का कॉलम आपने बनाना है। हाँ, अगर वो खुद मना कर दे तो फिर माफी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस होगा, जाहिर सी बात है। अब ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो 1 जनवरी 2024 का होगा बैलेंस, और जाहिर है अब मैं तो फॉर्मेट्स बना रहा हूँ, अब मेरे पास वो फिगर तो है कोई नहीं, तो कोई फिगर होगी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस का मुझे नहीं पता, सवाल के अंदर गिवन होगी। ठीक है, लेट से कोई ओपनिंग में रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ रहा होगा। ठीक है, सवाल के अंदर ये चीजें गिवन होंगी। अब मैं तो असल में आपको ये बताने लगा था कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये 2024 वाले साल का कोई फिगर अज्यूम कर लो यार, कोई फिगर अज्यूम कर दो। 5000, चलो फिर 1000 लिख दें, फिर ऊपर अपने 5 लाख, सिर्फ नहीं पांदा रहा मैं, ये लो। अब ठीक है, तो 5 लाख आ गया, डन। अब ये 5 लाख रुपए यहां से निकलेगा। ठीक है जी, अब इस 5 लाख की जो गाड़ी है ना, वो लाल बत्ती वाली है, ऐसे करके जाएगी। रुक गई है, जरा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, नहीं ज्यादा आगे नहीं चली गई थी, पेट्रोल मुक गया सी, अल्लाह माफ करे एम्बुलेंस का। तो ये जनाब आपकी प्रॉफिट्स हैं, इस साल के प्रॉफिट्स हैं। ये यहां से चलते चलते आपके ऑन ड्रॉप होंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में, यानी कि प्रॉफिट्स का जो घर है वो रिटेन्ड अर्निंग्स है। ठीक है जी, ओके। तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं फॉर द ईयर, वो पीएनएल में फॉर द ईयर निकलेंगे, और वहां से फिर जो प्रॉफिट्स हैं वो जाकर रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके ड्रॉप हो जाएंगे। और फिर अगर आपने कोई ओनर्स को कुछ बांटना है, डिविडेंड वगैरह, तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स में से बांटा जाता है। ठीक है, तो ये लाल गाड़ी वाली सवारी को मैं लाल ही कर देता हूं, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये आपका पीएनएल बन गया जी। ठीक है, ये पीएनएल आपका जो सेल्स से स्टार्ट हुआ था और पैट पर एंड हो गया। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक पोर्शन ये है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी गेन्स होते हैं जो अभी रियलाइज नहीं हुए होते आपको, जिनमें अभी तक आपने F3 में पढ़ा हुआ है रीवैल्यूएशन का गेन, रीवैल्यूएशन का सरप्लस। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का सरप्लस जो है ये अनरियलाइज गेन होता है, तो इसको पीएनएल में लेके जाने की इजाजत नहीं होती, तो इसको आप कहां लेकर जाते हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई में। तो ओसीआई का एक आइटम आप F3 में पढ़ के आए हैं, एक और आइटम आपके सिलेबस में यहां पे आकर आएगा, और वो आइटम है फेयर वैल्यू रिजर्व। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने रखे हुए हैं और उनको रखा हुआ एक मॉडल होता है इसके अंदर, फेयर वैल्यू थ्रू इनकम, उस मॉडल पे रखा हुआ है, तो वो फेयर वैल्यू गेन या उसकी जो मूवमेंट होगी फेयर वैल्यू की, वो मूवमेंट भी आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आएगी। तो आपका इसको जरा थोड़ा सा राइट पे इंडेंट ना कर दें, ऐसे है, जरा दूर से नजर आए। ठीक है, ये हमारा जनाब पीएनएल हो गया। उसके बाद
नेक्स्ट पोर्शन जो इसका होता है वो है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, OCI। मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज दिखाना होता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं दिखाना, रीवैल्यूएशन सरप्लस जो चेंज आया है उसके अंदर, यानी कि मिसाल के तौर पे पहली बार रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है, रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज ही है ना, 0 से लेट से 15 रुपए का सरप्लस आ गया, तो ये जो चेंज फॉर द ईयर है यहां प्रेजेंट होगा, और फिर इसकी भी अपनी गाड़ी है, ठीक है। सरप्लस जैसे अब मेरे मुंह से निकल गया 15, तो ये 15 रुपए का डॉलर का सरप्लस आ गया, ठीक है। तो ये सरप्लस का चेंज है, इसको मैं चेंज इन सरप्लस, चलो रीवैल्यूएशन सरप्लस ही लिखता हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज, ये हम OCI के अंदर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। अब ये पॉजिटिव चेंज है, ये नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, ठीक है जी। अभी तक चूंकि आपने एक ही आइटम पढ़ा है तो मैंने फिलहाल एक ही आइटम यहाँ पे लिखा है। जब हम पढ़ लेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले आइटम्स को, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ पे दूसरा आइटम भी हम ले आएंगे, ठीक है जी। ओके, और बड़े प्यार से बना रहा हूँ फॉर्मेट, क्योंकि मैंने इनकी जान को नहीं छोड़नी। जब कभी मुझे अब F5 वाली जिंदगी में इसकी जरूरत पड़नी है तो मैंने इसी सफ़े के ऊपर वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। और आपको मुकरने भी नहीं दूंगा कि हमने नहीं पढ़ाया, मैं सामने ला कर रखता हूँ। खैर, मैंने यहाँ पे कोई टोटल नहीं लिखा, हालांकि इस टोटल का नाम होता है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। लेकिन ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कहीं नहीं जाता, यानी इसको टोटल मैं करूंगा ही बाद में किया करूंगा, फाइनल अकाउंट का सवाल करेंगे ना, इसको हम बाद में टोटल एंड पे किया करेंगे और सवाल कर लेंगे, ताकि आपको किसी किस्म का कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन समझते हैं, कंफ्यूजन नहीं यार, आप लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, फिर आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं पता। अच्छा, इंग्लिश फंसती है आप लोगों की? माई इंग्लिश इज वेरी फास्ट। अच्छा, इसी जैसे लाल गाड़ी पे प्रॉफिट बैठा, प्रॉफिट की गाड़ी कौन से रंग की है? लाल रंग की। बिल्कुल ऐसे ही रीवैल्यूएशन सरप्लस की गाड़ी नीली बत्ती वाली, सरकारी आदमी है, ठीक है। अब ये भी अपने रूट पे चलेगा टू करता हुआ, और यहां से एम्बुलेंस का वेट करेगा, एम्बुलेंस को फिर भी इसने गुजर देना है, चाहे सरकारी गाड़ी हो, और फिर ये बाद में गुजरेगी, पहले एम्बुलेंस गुजरी है, ठीक है। आप कहोगे नहीं सर, अब ठीक है। अच्छा ना, हाँ सही कह रहे हो, पहले वो गुजर चुकी थी, उससे ऊपर से अब ये ब्लू वाला गुजरा। अब ये देखो, ये पोस्ट होगा यहाँ पे आके, ठीक है। अब इसको अलग से भी लिख सकते हैं आप, OCI। अब 24 वाली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में 24 वाला प्रॉफिट और 24 वाला अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का चेंज है, जो कि मेरी एग्जांपल में कितना आया है। अच्छा, एक और अल्टरनेटिव तरीका भी है इसको लिखने का, अगर कहो तो वो लिख दूं। ये समझ में आया? ये दोनों अपनी अपनी गाड़ी पे बैठ के गए हैं। टोटल तो मैंने कहा टोटल कहीं नहीं जाता, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स में, और सरप्लस का चेंज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ड्यूरिंग द ईयर जो चेंज आया वो भी यहाँ पे प्रेजेंट। जैसे P&L ड्यूरिंग द ईयर, इनकम्स एक्सपेंसेस का चेंज जो है उसी से पैट निकला है, ये यहां से निकल के रिटेन्ड अर्निंग में चला गया। अगली बार यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा होता, ये फिर सिफर से शुरू होता है, और रिटेन्ड अर्निंग्स ये पड़ी हुई है। ऐसे ही सरप्लस का चेंज ड्यूरिंग द ईयर जो आया है वो यहां से प्रेजेंट होकर रिटेन्ड सरप्लस में आ गया। अब उसके बाद ये यहां पर रहेगा, इधर नहीं होता। ये तो फॉर द ईयर कोई भी चेंज हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो अपनी अपनी गाड़ियों पे बैठ के ये लोग आ जाएंगे इधर। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसको लिखने का एक और तरीका अगर कहो तो, ये समझ में आ गया। इससे बेहतर जो मुझे तरीका लगा करता है वो ये है कि मैं यहां पर लिख दिया करता हूं, बल्कि पहले प्रॉफिट कहां पे आएगा, मैंने 500 कहां पे लिखा, किस कॉलम में, रिटेन्ड अर्निंग में। और रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज कहां आएगा, चाहे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आना इधर ही है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव। जब ये मैंने आमने सामने लिख दिए तो मैं यहां पर लिख सकता हूं टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2024 की, जिसमें से 500 का प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग में चला गया और 15 का रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो ये टोटल के कॉलम के अंदर बिल्कुल आपको 515 नजर आएगा, और यही 515 यहां भी नजर आएगा, पर ये कहीं गया नहीं था। ये कहीं नहीं गया था, बात समझ आ रही है? तो इसको कभी भी आपने टोटल करके कहीं ले जाना, ये एंड पे टोटल करेंगे जब हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बना लिया करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जाहिर सी बात है, जैसे वहां पे आपने इसको रुपीज इन बल्कि डॉलर्स इन
थाउजेंड्स बनाया हुआ था, तो ये भी डॉलर्स इन थाउजेंड ही चल रहा है, ठीक है। चले, तो ऐसे एक बार आप ऊपर लिख देंगे। उसके बाद अगली चीज, पढ़ा हुआ सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, बाहर सवाल भी करेंगे। उसके बाद इसमें डिविडेंड्स आते हैं। डिविडेंड्स की अपनी एक बहस है। तो डिविडेंड कैश भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है। अगर डिविडेंड कैश है, पढ़ा हुआ डिविडेंड को, तो फिर रहने दो, बस डिविडेंड आता है, ठीक है। फिर सही करके पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। तो डिविडेंड जो आते हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस करते हैं आप, ठीक है। डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद आपने ट्रांसफर की एंट्री पढ़ी होगी, रीवैल्यूएशन करते हैं तो इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफर भी करते हैं। वैसे F7 के सवाल देख रहा था, ज्यादा सवालों के अंदर उसने लिखा होता है ये नहीं ट्रांसफर करते, नहीं ट्रांसफर करते, नहीं, तो अच्छी बात है, क्योंकि जो सरप्लस आपका आ गया है, इसको दो तरीके इसके लिए होते हैं, या तो इसको आप हर साल इंक्रीमेंटल डेप्शन के बराबर ट्रांसफर करते जाए सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में, या एक ही वक्त डिस्पोजल के वक्त आप इसको कर दें ट्रांसफर, ठीक है। तो खैर देखेंगे, ये सारी चीजें पढ़नी है हमने, फिलहाल सिर्फ फॉर्मेट। तो ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ये भी आपने पढ़ रखी होगी एंट्री रिवैल्यूएशन में। नहीं भी पढ़ी हुई तो कोई मसला नहीं है, मैं कादिम खुद पढ़ा देगा इंशाल्लाह आपको। ये पढ़ना है, ये सारे सवाल यही तो आज करने शुरू कर दिए हम, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद डिविडेंड्स आ गए, ट्रांसफर्स वगैरह आ गई। ट्रांसफर रिवन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में भी हो सकती है, कोई जनरल रिजर्व आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें कर करा के आप पहुंच जाएंगे क्लोजिंग बैलेंसेस पे। अब ये क्लोजिंग बैलेंसेस वो हैं जो आपकी बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है जी। तो ओपनिंग आपकी बैलेंस शीट में नहीं आता, आपकी बैलेंस शीट में तो इक्विटी के अंदर क्या नजर आ रहा होगा, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है, सवाल मेरा पूरा नहीं है, पर मैंने फॉर्मेट पूरा कर लिया, ठीक है। तो कोई फिगर अज्यूम करनी है तो कर लें कोई फिगर अज्यूम। मिसाल के तौर पे ओपनिंग शेयर कैपिटल मेरा था कोई 1500 रुपया, ठीक है जी, और कोई ड्यूरिंग द ईयर मैंने नए शेयर इशू नहीं किए, तो ये 1500 ही क्लोजिंग आ गया। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स अज्यूम कर लें। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स मेरे पास पड़ी हुई थी 250 रुपए की, 500 के प्रॉफिट इस दफा आए और 750 हो गया, बाकी कोई मूवमेंट मैं फिलहाल नहीं बता रहा। सरप्लस मेरे पास ओपनिंग डेट पे, ये सब अज्यूम फिगर्स हैं सिर्फ फॉर्मेट समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास 75 रुपीज़ का सरप्लस पड़ा था, मजीद 15 का आ गया, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, लेट्स से ये रेंट पे आया, ठीक है। ट्रांसफर तो वैसे होना चाहिए, जैसे ये कंपनी करती नहीं है ट्रांसफर, ठीक है, तो ट्रांसफर की एंट्री ना हुई तो ये कितने पे चला, इस तरह से काम चल रहा होता है, ठीक है। ट्रांसफर की एंट्री में गायब कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 90 पे आ गया और टोटल भी इसी तरह से आ जाएगा, ओके। टोटल सारे इसी तरह से होते चले जाएंगे। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये क्लोजिंग बैलेंसेस आपके बैलेंस शीट के फेस पर नजर आएंगे इक्विटी के अंदर, लेकिन मैंने साथ ही साथ बातों में ही आपको मैंने दो चीज़ों का फॉर्मेट रिवाइज कराया है। ये सवाल प्रॉपर करेंगे, फिलहाल तो ज़रा रिवाइज किया हमने फॉर्मेट, और वो है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो तीसरी स्टेटमेंट मैंने आज आपको रिवाइज करवानी है, बनानी फॉर्मेट है उसका, जिसका जो आपके सामने, वो क्या है जी, वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे प्यार से आप बैलेंस शीट भी कहते होते हैं, ठीक है जी, ओके। तो इसके अंदर भी आपने ऐसे ही सबसे पहले आपने नाम लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का, फिर स्टेटमेंट क्या बना रहे हैं, फिर पीरियड लिखना है, एज ऑन बना करती है ये 31 दिसंबर 24, ऐसे नहीं लिखना आपने, पर्चे में आपने यूँ लिखना है 31, ये सारी बातें इंशाल्लाह करेंगे प्रॉपर सवाल करते हुए। 2024 ऐसे पूरी डेट लिखनी है आप, ठीक है। अच्छा, तो 31 दिसंबर 2024 एज ऑन 31 दिसंबर 2024, ठीक है जी। इसमें फिर आप अब स्टार्ट कर दें, किसी भी तरह से कर सकते हैं स्टार्ट। भाई कहाँ से किया करते थे स्टार्ट, आप बता दो। एसिड्स से कंफर्म, चलो तो एसिड्स आएंगे। अब एसिड्स के अंदर नॉन करंट एसिड्स भी होते हैं और करंट भी। तो नॉन करंट एसिड्स में आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ लिया हुआ है, ठीक है जी। आपने IS 38 का इंटेंजिबल पढ़ लिया हुआ है। आपने नहीं पढ़ा IS 40 वाला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं। आपने नहीं पढ़ा IFRS 16 वाला राइट ऑफ यूज, आपने नहीं पढ़ा, तो ये सारे जो नहीं पढ़े ये भी फिलहाल मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। ये हम पढ़ते जाएंगे। फॉर्मेट तो इसीलिए आपको याद करवा रहा हूं ना, कि जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड पढ़ाना है तो मैंने बनाने हैं एक्सट्रैक्ट,
तो मैंने कहना बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आनी है, तो वो बैलेंस शीट जरा दिमाग में वापस आ जाए, इसलिए बुनियादी तौर पर ये सवाल करवाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद करंट एसेट्स होते हैं आपके। तो करंट एसेट्स के अंदर आपके पास स्टोर्स पड़े होते हैं, स्टॉक इन ट्रेड होता है, फिर क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा होता है, ठीक है, इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, मैं आसान लफ्ज डेटर्स लिख रहा हूँ, और अदर्स होते हैं, यानी अदर रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स वगैरह पड़ी होती हैं, और कैश एंड बैंक भी होता है। तो बिल्कुल अलग से शो करेंगे अगर मुश्किल है तो, अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो, वरना यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर नोट्स उसने मांगे नहीं हुए और सिर्फ 2 फिगर्स ही हैं, लेकिन अगर वर्किंग्स हैं, 5-6 चीज़ें मिलकर वो बन रही हैं, नोट नहीं मांगा तो मत बनाओ, वर्किंग में तो जाना ही पड़ेगा। 3-4 एसेट्स हैं, उनके ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन है, तो वर्किंग करनी पड़ सकती है। तो बिल्कुल आप वैसे तो इसके अलग अलग नोट्स बनते हैं जो आपने बनाने सीखे हुए हैं, नहीं तो बनाने सीख लेंगे। ठीक है, वो नोट्स होते हैं, मैं फिलहाल वर्किंग लिख रहा हूँ। ठीक है, नोट मतलब प्रॉपर IS 38 ने जैसे आपको डिस्क्लोजर बनाना सिखाया हुआ, आपने क्या बनाना सीखा हुआ है, वो आपने PPE का नोट बनाना सीखा हुआ है। हाँ, तो वैसा ही इंटेंजिबल का भी होता है। बहरहाल जरूरत पड़ने पे सब कुछ हम कर रहे होंगे, फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। तो ये हमारे जनाब, हमारे फिलहाल तो एसेट्स हैं, बस इतने से ही। करंट एसेट्स भी हैं, ठीक है, तो करंट और नॉन करंट का अलग अलग टोटल करके फिर एक ग्रैंड टोटल किया जाता है, लेकिन जगह की कमी के बायस मैं तो ये ऐसे ही लेके, ठीक है। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज शुरू हो जाती हैं, जिसमें पहले आपकी इक्विटी आती है। इक्विटी में आपके इक्विटी आइटम्स होते हैं जैसा कि शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर फेस वैल्यू प्रेजेंट की जाती है। लेट्स से मैं कहता हूँ $1 ईच और ₹1500, डॉलर्स ही लिख दूँ, बार बार रुपीज़ होते रहना, नहीं तो डॉलर्स इन 1000 चल रहा है ना हमारा काम, ठीक है जी। तो ये जनाब आपके $1500 का शेयर कैपिटल नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब अगर $1 का एक शेयर है तो फिर शेयर्स भी 1500 ही है, ऊपर 1000 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ से उठ के आया है, ये ऊपर वाला ओपनिंग नहीं है, जैसे अगले से समझ आएगा सही। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है स्टेटमेंट यानी इक्विटी के अंदर 750 जो क्लोजिंग आ रहा है वो यहाँ पे बैलेंस शीट में आकर विराजमान हो जाएगा, 250 नहीं आना। रीवैल्यूएशन रिजर्व या रीवैल्यूएशन सरप्लस जो भी कह दें, आसान जो लगे आपको चलेगा, ठीक है। ये 90 का क्लोजिंग, तो इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर आपको क्लोजिंग आइटम नजर आते हैं इक्विटी वाले, और इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर आ रही है। उसके बाद आपकी लायबिलिटीज स्टार्ट हो जाती हैं। लायबिलिटीज में लायाबिलिटीज, ठीक है जी। तो इसके अंदर भी आपको नॉन करंट भी मिलेंगी और करंट भी मिलेंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपने लॉन्ग टर्म लोन्स पढ़ लिए, ठीक है जी। अब आप इसमें लीज लायबिलिटी को ऐड करेंगे F7 में आके। आप यहाँ पे डेफर टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसको ऐड करेंगे। आप यहाँ पे लोन नोट्स जो IFRS 9 वाले आप इशू करेंगे वो लायबिलिटीज आप ऐड करेंगे। तो लॉन्ग टर्म लोन्स मैंने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद करंट लायबिलिटीज के अंदर इन्हीं लॉन्ग टर्म लोन्स की अगर कोई करंट मेच्योरिटी है, यानी अगर अगले 1 साल के अंदर इनमें से कोई लायबिलिटी पे होती नजर आ रही हो, तो उसको हम अलग से करंट पोर्शन के अंदर शो कर देते हैं, तो करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज में और भी बहुत कुछ होता है, बैंक लोन शॉर्ट टर्म, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह हो गए, या जैसे आपकी और करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स हैं आपकी, इस तरह से पेबल्स वगैरह हैं। तो करंट लायबिलिटीज में आपके मिसाल के तौर पे क्रेडिटर्स में सिर्फ लिख देता हूँ, ज़रा जगह तंग है मेरे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर आपकी लायबिलिटी इक्विटी की साइड का टोटल बन जाएगा, जो कि पर्चे में मैच नहीं करेगा और ना आपने करवाना है, वैसे हर क्लास के सवाल में ये मैच किया करेगा, ठीक है। समझ आई मेरी बात? तो ये जनाब हमने आज रिवाइज करना है, ठीक है। अभी रिवाइज नहीं किया, अभी तो सिर्फ मैंने आपको फॉर्मेट्स इसके ज़रा रिवाइज करवाए हैं। अभी एक आधा सवाल करके देखते हैं, ज़रा बेहतर फील करेंगे फिर आप लोग मज़ीद, ठीक है। तो इसकी अब आप पिक्टूरे समझते हैं, पिक्टूरे
पिक्टूरे ले सकते हैं, ठीक है। कैश फ्लो मैं अभी फिलहाल आपको नहीं करा रहा, वो अलग से एज अ टॉपिक ही आएगा। तो IS 1 की प्रेजेंटेशन मोटा मोटा कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बनाना सीखा हुआ वो मसला। अच्छा, अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन को उठा के तुम्हें ये देखो, बात ये है कि जिंदगी में बड़ी साफ सुथरी, बड़ी ओपन रखने की आदत है। जो है बस सामने है, गलती होगी अगले दिन मानूंगा, ठीक है ना। ये इंसान है ना, ठीक है। ऐसे ही जो करूंगा बताया करूंगा। ये मैंने उठाया तो बैलेंस ये FAR 2 की किताब से है, लेकिन FAR 1 या इंट्रो के अंदर जो पढ़े हैं वो बहुत सादा हो रहे थे, वो इंडिविजुअल के सवाल थे, और इन पे आता तो एकदम टफ होते थे। तो फिर इसको मैंने थोड़ा सा तब्दील किया है। तो जे कोई कमी कुताही रह गई हो तो मैं अभी सही करा दूंगा, ठीक है। खास तौर पे जहाँ कहीं पे रुपीस लिखा हुआ होगा मैं उसको डॉलर करवा दूंगा, ओके। गल पाए नो जी दसी हुई चंगी होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा आप ये करें, एक दफा इस सवाल को पढ़ें, फिर मैं आपको बताता हूं फाइनल अकाउंट के सवाल को हम किया कैसे करेंगे, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का आना एक बात है, फाइनल अकाउंट्स के सवाल देखो ना। आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी वैसे आती है, आपने सारे स्टैंडर्ड जो इसमें F7 के अंदर हैं वो सारे के सारे आपने पढ़ लेने हैं। तो फिर एक आर्ट ये भी है कि आपने सवालों को टैकल कैसे करना, ठीक है। तो वो आर्ट आपको इंशाल्लाह मैं सिखाता हूँ थोड़ी देर में, कोशिश करता हूँ सिखाने की। आप ये सवाल पढ़ लें जरा एक दफा। पहला दिन है इसलिए मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, आगे आप ज्यादा करेंगे मेरे साथ बैठ के। पहले ये तो देखते हैं। 1 घंटा 45 मिनट, थोड़ा सा टाइम ज्यादा है वैसे तो, अभी स्टार्ट में है पहले हफ्ते के अंदर। अब आज भी मैक्सिमम शायद हम जो है वो 1 घंटा और पढ़ लेंगे, मतलब 40 मिनट्स और पढ़ लेंगे, मिसाल दे रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ रहा है। 1 घंटा 45 मिनट का मकसद सिर्फ यही है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देनी पड़ रही होती हैं, या ज़्यादा करवाना है, कुछ ज़्यादा काम मैं खुद करवा दूंगा, आपके ऊपर थोड़ा डाला करूँगा, इस तरह से ज़रा काम चले। तो नॉर्मली 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो हमने ज़रा 15 मिनट ज़्यादा रख लिया, तो बुरा ना बनाइएगा। कोशिश यही करूँगा कि 1.5 घंटे के आसपास ही हो। ऑनलाइन वालों को ज़्यादा मसला होता है, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। आपकी क्लास नहीं होती इसके बाद आपकी, बेहतरीन हो गया काम, जितना दिल करेगा उतना पढ़ेंगे। अच्छा, पार्ट ए और बी जो होता है ना जी, मैं CA के अंदर अपने लेक्चर से बनाता हूँ, उसके पीछे जो वजह होती है वो बेसिकली ये होती है कि आप लोगों को, ऑनलाइन वाले बच्चों को, एक तो लेक्चर जब अपलोड किए जाते हैं तो उनको डाउनलोड करने में मसले मसाइल आते हैं, ज़्यादा बड़ी फाइल हो जाती है, उस पर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ठीक है। LMS के ऊपर कभी कभी मसला आ जाता है उनको। तो इस सहूलत के लिए एक लेक्चर के 2 पार्ट्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे 1.5 घंटे की क्लास है तो फिर वो तकरीबन कोई 40-40 मिनट, 45-45 मिनट के 2 पार्ट, एक थोड़ा बड़ा थोड़ा कम भी रहता है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि एक पार्ट 1 घंटे से ज़्यादा ना जाए, अराउंड 1 आवर हो, और फिर उसको वहाँ पे पार्ट ए को क्लोज करके पार्ट बी शुरू कर लिया जाए। तो कतन भी इससे इस किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं ले लेनी आपने कि हम एक दिन में 2 लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। हाँ, एक दिन में एक ही लेक्चर पढ़ रहे होंगे, यहीं बैठे बैठे 5 सेकंड का गैप होता है, भाई पार्ट 2 शुरू कर लो, ये मैं कहता हूँ। वहाँ से बंद करते हैं कैमरा, वहीं पे खड़े खड़े दोबारा ऑन करते हैं, तो अगली रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को कोई ब्रेक नहीं होती, आप निकल जाते हैं चाय समोसे ठंडा गरम ये करने, ठीक है ना। तो वहीं बैठा करें, एक ही लेक्चर होता है, ठीक है। तो पार्ट 2 ही कर लेते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। बाकी मैं ऑनलाइन वालों से पूछ लूंगा, अगर उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं चलने दे, तो फिर एक भी कर लिया करेंगे, ठीक है। लेकिन नेचुरली भी थोड़ी सी एक ब्रेक आ जाती है ऑनलाइन वाले के लिए, खास तौर पर। एक पार्ट हो गया, चलो तो दूसरा पार्ट करने से पहले चलो जरा मैं वॉशरूम से हूँ, चलो जरा मैं चाय पीऊँ, कोई बात नहीं, जरा फ्रेश हो जाता है 2-3 मिनट की ब्रेक अगर वहीं बैठे बैठे भी लेता है तो, ठीक है। अभी कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी मेरे दोस्त? 40 मिनट्स की हो गई है तकरीबन, इतनी ही और मजीद होनी है। तो सवाल को ज़रा मैं एक बार पढ़ा के फिर पार्ट 2 करने से पहले शुरू कराता हूँ, मुझे याद करा देना, ठीक है। आप लोग सवाल पढ़ें, जल्दी करें। बोलता बहुत हूँ मैं, माजरत। अभी तो हमें खुद बनाना पड़ेगा, फिर हम लैब में चलेंगे और देखेंगे क्या हुआ है और क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अभी भूल जाए इस बात को, अभी पहले
ये ध्यान में रखना है। 2 ही सवाल मैंने कल बताया था जो आपके बड़े हैं, जिसके लिए आपको कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ना है 40 नंबर के। उनमें एक तो रेशोज़ है, ठीक है, और उसके अंदर आपको अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी कमेंट करते हुए। दूसरा फाइनल अकाउंट या कंसोलिडेशन का है, जिसके अंदर आपको ये स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी। तो फिलहाल ये भूल जाएं कि कैसे बनानी है, थोड़ी देर के लिए बनाना तो सीख लें। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स का असली सवाल मैं 3, 4, 5 करवा लूँगा ना, फिर आपको मैं लैब में लेके जाऊँगा और वहाँ पे जाके फिर प्रैक्टिकली आपको सवाल करवाए जाएंगे कि आपको सवाल तो करना आता है, कंप्यूटर पे भी करना आता है, कंप्यूटर समझते हैं, ठीक है। तो फिलहाल सवाल करें। पढ़ लिया सारा? कोई ऐसी चीज जो आपने ना पढ़ी हो और वो आ गई हो आज तक जिंदगी में? होगी नहीं, ठीक है। कोई है भी तो खैर है, मैं बता दूंगा अभी। वैसे तो बहुत सारी चीजें आपने और पढ़नी भी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। हाँ, रीवैल्यूएशन नहीं आई, फॉर्मेट में मैंने समझा दिया है, लेकिन चूंकि रीवैल्यूएशन मैंने नहीं अभी रिवाइज करवाई हुई, इसलिए मैंने वो सवाल नहीं उठाया। वरना आपकी जो स्टडी मटेरियल F7 के हैं, उनके अंदर जो आपके F7 लेवल का सबसे बेसिक सवाल भी उठाया लाने के लिए, तो उसके अंदर रीवैल्यूएशन पड़ी थी। तो मैं ज़रा उससे भी एक स्टेप पीछे आया हूँ। एक बार ज़रा एक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना ले, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम रीवैल्यूएशन को ही आगे, मैंने IAS 16 ही मैंने शुरू करना है। IAS 16 शुरू करेंगे, उसके बाद फिर IAS 23, IAS 38, IFRS 9, IAS 12, ये स्टैंडर्ड्स जो रेगुलरली फाइनल अकाउंट्स में टेस्ट करता है, जितनी एडजस्टमेंट्स कोशिश करूंगा सारी हो जाएं। फिर उन टॉपिक्स को हम MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर रहे होंगे, साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। और जब वो टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे तो फाइनल अकाउंट्स तो वैसे ही हमें आता है। हाँ, अब ये वाला फाइनल अकाउंट जो F7 का है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए फिर लंबे लंबे सवाल शुरू कर देंगे करना। और उन लंबे सवालों में कुछ भी नहीं होगा। जो अप्रोच मैं आज बता रहा हूं, फाइनल अकाउंट का सवाल करने की अप्रोच यही रहेगी, बस एडजस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। और वो एडजस्टमेंट कौन सी होंगी? जो पहले हम पढ़ के गए होंगे, तकरीबन को हमने 20-25 दिन महीना लगा दिया होगा उसके ऊपर, देखते हैं कब पहुंचते हैं, ठीक है। कोई माना कि मैं प्लान करता हूं इस टॉपिक पे इतने दिन लगाऊंगा, इस पे इतने दिन लगाऊंगा, लेकिन ये सब एक बिल्कुल वैसे बात होती है, मेरे हिसाब से होती है। आप क्लास की स्पीड, मेरे आप बच्चे जो बैठे होंगे उनकी स्पीड के हिसाब से होगी। जितना समझ आ रहा होगा करते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, हाँ यार मेरे दिल में तो आ रही है कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, साथ ऐसे लिख देता हूं, ऑल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये ना रह जाए। ऑल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है, एज एट दैट डेट, ठीक है ना। वही 31 दिसंबर 15 के लिए मुझे ये तीनों काम करने हैं। कौन है भाई, कौन है, कौन है? अच्छा, तो नहीं, मैं अभी सवाल पढ़ रहा हूँ, अब सवाल को इंद्र देखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 दिसंबर 2015 का। अच्छा, ये जो ट्रायल होता है ना, 31 दिसंबर 15 के ट्रायल को कहते हैं क्लोजिंग ट्रायल। ये कौन सा ट्रायल है जी? क्लोजिंग ट्रायल। ट्रायल को ना पढ़ना, ये भी एक आर्ट है। और फाइनल अकाउंट्स का डर असल में बच्चे को इसीलिए होता है कि उसको ट्रायल नहीं पढ़ना आता होता। तो हम ट्रायल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम ट्रायल को समझेंगे। ट्रायल की क्या मजाल है, समझ नहीं आएगा। तो जो क्लोजिंग ट्रायल होता है ना, आज पहला सबक दे रहा हूँ, जो क्लोजिंग ट्रायल होता है, इसके अंदर ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होंगी, कुछ एक चीजें बस ओपनिंग होंगी। वो कुछ चीजें कौन सी हैं? मैंने क्या बोला जी, क्लोजिंग ट्रायल है तो ज्यादातर चीजें, मोस्टली आइटम्स, यार उर्दू का अपना ही मजा है, ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होंगी, ठीक है। ज्यादातर आइटम्स, तार ऐसे ही लिखते होते हैं, चीजें क्लोजिंग होंगी। हाँ, कुछ एक आइटम्स, कुछ आइटम्स हो सकता है ओपनिंग हो, ठीक है। कुछ आइटम्स हो सकते हैं ओपनिंग। अच्छा, अब वो कौन से होंगे? वो ऐसे आइटम्स होंगे जिनमें सारा साल कोई एंट्रीज नहीं पड़ती। जैसे मिसाल के तौर पे आपने F3 में पढ़ा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
क्या करते थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की हर रोज एंट्री घर घर जाते हुए घर करके जाते थे। प्रोविजन तो आपने साल के एंड पे डेटर्स को पकड़ना है, उन पे प्रोविजन का रेट लगा के जो प्रोविजन आनी है उसको प्रोविजन के लेजर का क्लोजिंग बनाना है। तो प्रोविजन एक ऐसी चीज है जो सारा साल आपने नहीं छेड़ना होता अकाउंट, साल के एंड पे जाते हैं और फिर डेटर्स क्लोजिंग निकाल के उस पर प्रोविजन। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस अगर ट्रायल में नजर आ रहा होगा तो आपको वो डेट लिख कर दे या नहीं दे, साथ वैसे देता होता है, दे या नहीं दे, आपको वो ओपनिंग ही अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अगर खुद से क्लोजिंग किया है तो अलग बात है। और मिसाल के तौर पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आप हर रोज जाते हुए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की भी एंट्री नहीं करके जाते, ठीक है। साल के एंड पे एक बार आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करते हैं और उसकी एंट्री कर देते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन का अकाउंट भी एक ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस ओपनिंग हो सकता है। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आपको ट्रायल के अंदर अगर इनकम्स एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, अगर आपको ट्रायल के अंदर इनकम्स एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं तो ट्रायल के अंदर नजर आने वाली रिटेन्ड अर्निंग्स चाहे डेट लिखे ना लिखे वो क्लोजिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट इस साल का अभी निकलना बाकी है, नजर आ रहा है इनकम्स एक्सपेंसेस ट्रायल में बिखरे पड़े, वो प्रॉफिट पहले कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होगा, तो रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग से क्लोजिंग में आएंगे, मुख्तलिफ चीजें, ठीक है। ऐसे ही स्टॉक भी है, स्टॉक के लिए वो खुद लिख दे डेट अच्छी बात है, ना लिखे तो भी रूल अब ज्यादा हो जाएंगे, पहला देने जरा हैवी ना हो जाए, ठीक है। ऐसे ही हाँ चले, ये तो हो गए ऐसे कुछ आइटम मैंने सीधा सीधा बताए, रिटेन्ड अर्निंग्स, अक्यूमुलेटेड एक्शन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये एसेट आएगा IAS 12 के अंदर। सारा साल कुछ नहीं करते, साल के एंड पे इनको छेड़ना होता है, इसलिए नॉर्मली ट्रायल के अंदर ये कुछ एक आइटम्स होते हैं जो ओपनिंग पड़े होंगे। ट्रायल क्लोजिंग है, कुछ आइटम्स ओपनिंग पड़े, उनके बारे में फिर अदर इंफॉर्मेशन के अंदर एडजस्टमेंट्स होंगी जिनको यूज करके हम जो है वो डबल एंट्री पास करेंगे। ट्रायल वाली तो हर फिगर सिंगल इंपैक्ट दिखाती है, डबल एंट्रीज ये पड़ी होती है, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, लेकिन ज्यादातर आइटम्स इसमें क्लोजिंग होंगे और ये वो आइटम्स होंगे जो सारा साल जिनके अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज होती रहती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बच्चा कहे जी ये जो रिसीवेबल्स के लेजर का बैलेंस आ रहा है जी ये ओपनिंग होगा। अब मैं कह रहा हूं यार ट्रायल क्लोजिंग है, ये कैसे हो सकता है कि ये ओपनिंग हो? ये गलत तो हो सकता है, क्लोजिंग ही, अनएडजस्टेड क्लोजिंग तो हो सकता है, ये ओपनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि डेटर्स के लेजर में सारा साल क्या रोजाना कितनी एंट्रीज पड़ रही होती है, कैश का लेजर है। कोई बच्चा कहे कि जी ये ओपनिंग पड़ा है, क्लोजिंग ट्रायल में ओपनिंग पड़ा है, यार कैसी बातें कर रहे हैं। तो ज्यादातर आइटम्स इसमें क्या होंगे, क्लोजिंग, वो जिनके अंदर सारा साल एंट्रीज पड़ती रहती है, कुछ एक आइटम्स इसमें ओपनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्विकली जरा इनको पढ़ते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग गिवन था, इसमें एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, एडमिन चार्जेस हैं, फिर बैंक अकाउंट एक एसेट है, डेबिट क्रेडिट अलग किया हुआ है, बड़ी मेहरबानी इनकी, ठीक है। लेकिन कभी कभी स्केल की जरूरत पड़ जाती है देखने के लिए, ठीक है, तो ये स्केल यूज कर लेंगे हम अगर मिक्स हुआ हमसे तो खैर। उसके बाद कैश है, पेबल्स लेजर लायबिलिटी क्रेडिटर्स, ठीक है। अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन पेटेंट्स की 31 दिसंबर 15 की है। अच्छा यार इसको चेंज कर लें जरा, माजरत ये मैं चेंज करना भूल गया, इसको चेंज करें मेरे लिए ये मेरी तरफ से सवाल चेंज करें, ठीक है। ये ओपनिंग बनाए वरना फिर मेरा ये आखिरी पॉइंट जो है ये रह जाएगा। ये मैंने डाल दिया था कि डेप्शन अमोर्टाइजेशन को चार्ज करना है, लेकिन ऊपर से मैं उसको चेंज करना भूल गया। सवाल के अंदर तो कुछ भी नहीं करना था, फिर अगर वो भी आ जाता, मैं कम से कम डेप्रिसिएशन की एंट्री तो रिवाइज कराना चाह रहा था, ठीक है। तो ये भाई क्लोजिंग नहीं है। अगर आप इसके सामने से डेट हटा भी देना, ये सवाल मैंने बदलना है भाई, ऑनलाइन वालों के लिए बदल के दूंगा, ठीक है। अगर ये आगे से सिर्फ हटा भी देना तो ये जुमला टू बी चार्ज्ड काफी है ये बताने के लिए कि डेप्रिसिएशन इस साल की अभी चार्ज होना बाकी है, तो फिर ये जो आपको अक्यूमुलेटेड एडेप्शन नजर आ रही है ये ओपनिंग है, ठीक है। लेकिन फिलहाल चूंकि मैंने मिटाया है, करेक्शन कर रहा हूं, तो एज एट 1 जनवरी 2015 मैंने इसके आगे लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा अब इसको मैं ट्रेडिंग बिजनेस से समझ लेता हूँ, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा गाइड कर देता हूँ आपको। सवाल चूंकि मैंने बदला है इसलिए थोड़ी सी गाइडेंस मैं खुद ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन ऑन PPE
इज टू बी चार्ज्ड। कौन कौन से खर्चे आ रहे हैं देख लें, सवाल भाई यही बन रहा है, यही सवाल बन रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ रहे हैं और एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ऐसे ही है। तो मैं इसको एडमिन में डलवा देता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें, ठीक है। तो पीपीई की डेप्रिसिएशन जो है इसको आप चार्ज कर दें टू एडमिन कॉस्ट्स वाइल अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स। ऐसे लिखा होगा सवाल में, गाइड करेगा, ठीक है। पेटेंट्स इज टू बी चार्ज्ड टू दूजा केड़ा सी खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, इस तरह से एक लाइन लिखी हुआ करेगी। तो ये कुछ तब्दीलियां कर लेनी है भाई मैंने सवाल में, ओके। ये मैंने लाल कर दिया, मुझे याद करा देना ताकि ऑनलाइन वालों के लिए जब आपने अपलोड करना हो तो ये लाइन लिखी हुई हो, ठीक है जी। तो ये दो चेंजेस हैं जी। एक मैंने, अगर मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मेरे बच्चों एक ही होया ओपनिंग अज्यूम कर लूँ, इन्वेंजी रहने, अगर ये मैं ओपनिंग अज्यूम कर लूँ तो फिर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्लोजिंग अज्यूम कर लूँ, मैंने ओपनिंग अज्यूम कर लिया है, अब डेप्शन की एडजस्टमेंट भी मैं करूँगा। अच्छा चले, तो अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ओपनिंग आ रही है, डिडक्शन ओपनिंग आ रही है, रिसीवेबल के लेजर है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, पीपीई एट कॉस्ट पड़े हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड अदर इनकम है, इश्यूड शेयर कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आ रहा है, 12% लोन यकम जुलाई 15 पे, मतलब मैंने ये यकम जुलाई 15 पे रिसीव किया है, ठीक है, मतलब ये लोन मैंने लिया है। अब हमारा साल 31 नवंबर 15 में ख़त्म हो रहा है। पेटेंट्स एट कॉस्ट है, एसेट आ रहा है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, नहीं लिखा हुआ ओपनिंग है या क्लोजिंग है, आप बताएं क्या है, देख के बताएं ट्रायल को, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। वैसे आपके सवालों में बताया होता है पर फिर भी बताएं। अब बड़ी सादा सी बात है भाई, इनकम्स एक्सपेंसेस आपको नजर आ रहे हैं ट्रायल के फेस पर, तो फिर ये पीएनएल में जाएंगे, नेट होंगे, प्रॉफिट निकलेगा, फिर उसके बाद जाके इनकम वो रिटेन अर्निंग्स जो है वो ओपनिंग से क्लोजिंग में कन्वर्ट होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो इसके साथ फिर लिख लो यकम जनवरी 2015 लिख लो या ओपनिंग लिख लो, फिर परचेजेज हैं, सेल्स हैं और इन्वेंट्रीज हैं। 31 दिसंबर 14 का मतलब यकम जनवरी 15 ही होता है, मतलब ये भी ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग है। ये मैंने ज़बरदस्ती ओपनिंग बनाया, असल सवाल में ओपनिंग नहीं था, कोई गल नहीं। तो ये सारी चीज़ें ट्रायल के अंदर पढ़ ली आपने, थोड़ा आइडिया हो गया कि कौन कौन से आइटम्स आने हैं। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की, 127 मिलियन की क्लोजिंग इन्वेंट्रीज पड़ी हैं। करंट टैक्स सिर्फ गिवन है, इज टू बी प्रोवाइड का मतलब करंट टैक्स की एंट्री अभी करना बाकी है, बताता हूँ अभी। लोन इज रीपेएबल बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ओवर 3 ईयर्स। तो अब लोन अगर यकम जुलाई को आया है तो इसकी पहली किस्त जाके पे होगी अगले साल 30 जून 16 में, तो हमारे साल में ये सारा आउटस्टैंडिंग रहना है। तो लेकिन उसके बाद उसने कहा इंटरेस्ट को सेमी एनुअली पे करना है, यकम जनवरी और यकम जुलाई को। ये जान के मैंने यकम जनवरी यकम जुलाई लिखवाया ताकि पहले 6 महीने का इंटरेस्ट एक्रूवल की आप एंट्री करें, एक्रूवल भी थोड़ा सा रिवाइज करना था ना, ठीक है। और डेप्शन को हमने चार्ज करना है 10% दोनों चीज़ों पे। मैंने जान छुड़ाई थी, असल सवाल में ये नहीं लिखा होता, क्योंकि असल सवाल के अंदर तो आपको पता है ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या थी, क्लोजिंग थी और अमोर्टाइजेशन, लेकिन वो मैंने ज़रा फिर ओपनिंग कर लिया तो ये रेट दिया। अब ये सवाल है जी हमारे सामने और हमने अब जवाब इसका देना है, तो मेरे लो जवाब जी, ठीक है। पार्ट 2 शुरू करें।